अब हम अगली टॉपिक लेके आया हूँ जो इतिहास के सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें क्या है कि सामाजिक वातावरण का प्रभाव है। इतिहास के ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी में ये सामाजिक वातावरण का प्रभाव दे दिया है। कार्ल मार्क्स ने मनुष्य को संस्कारों में संलग्न एवं सामाजिक प्राणी माना है। इतिहास का भी जन्म और विकास समाज एवं धार्मिक परिवेश में होने के कारण वह कभी स्थिर नहीं रहता है। इसीलिए मार्क्स के अनुसार अरब, यहूदी, हिंदू, मुस्लिम और रूसी अमेरिकी इतिहासकारों के वर्णन के परस्पर एकरूपता का अभाव है। कार्ल मार्क्स क्या बताते हैं कि समाजवादी वातावरण में क्या बताते हैं कार्ल मार्क्स कि जो लोग जिस परिस्थिति में रहता है उस परिस्थिति में क्या है कि वो ढल जाता है, और जो परिस्थिति में मनुष्य रहती है उसी परिस्थिति के अनुसार उनकी विकास भी होता है। तो मनुष्य को संस्कारों में संलग्न एवं सामाजिक प्राणी माना है। इतिहास का भी जन्म और विकास समाज एवं धार्मिक परिवेश में होने के कारण वह स्थिर नहीं रहा है। इसमें इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में रहता है उसी परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है और उसका विकास भी है कि उसी परिस्थिति के अनुसार होता है। तो कार्ल मार्क्स बताते हैं कि व्यक्ति जो है क्या वो समाज में ही रहता है, और क्या है कि समाज की एक प्राणी है, व्यक्ति है, और उसका विकास जो क्या है कि परिस्थिति के अनुसार होती है, जैसा माहौल रहती है वैसा ही वो बन जाता है। तो वो क्या है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तुलना किया है कि अमेरिका के लोग, अरब के लोग, यहूदी और रूस के लोग, मतलब कि इनमें क्या अंतर पाएगा। तो क्या है कि जैसे अमेरिका में क्या है कि अब वहाँ अमेरिका को विकसित देश बोला जाता है, तो विकसित देश बोला जाता है तो वहाँ क्या है कि मतलब कि वहाँ की माहौल कुछ और है, वहाँ की वातावरण कुछ और है। रूस में क्या है कि ठंड ज़्यादा गिरती है, वहाँ की माहौल कुछ और है। और इंडिया में क्या है, इंडिया में ठंड, कहीं ठंड ज़्यादा तो कहीं गर्मी ज़्यादा, तो कहीं दोनों गर्मी ठंडा दोनों रहते हैं। तो यही मतलब बताए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर दिखाए हैं कि सामाजिक वातावरण में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो क्या क्या अंतर होगा, और क्या धार्मिक धार्मिक उद्देश्यों में भी धार्मिक अंतर को दर्शाए हैं कि हिंदू मुस्लिम में के वातावरण में क्या अंतर है, क्या परिवर्तन है। तो क्या है हिंदू में क्या है कि मंदिर बोला जाता है और क्या उसमें दूसरे भगवान रहते हैं, और क्या है मुस्लिम के क्या है मस्जिद बोला जाता है, उनके मंदिरों को क्या मस्जिद बोला जाता है, उनके मस्जिद में क्या होते हैं अल्लाह रहते हैं, अल्लाह बोला जाता है उनके भगवानों को। उनकी पर्व जो है मतलब कि बकरीद होता है, चाहे और भी कुछ पर्व है। और हिंदू का क्या है कि जैसे दशहरा होता है, जैसे छठ पर्व होता है। तो क्या दोनों में डिफरेंट है। तो यही कार्ल मार्क्स ने परिवर्तन दिखाए हैं कि सामाजिक वातावरण में सामाजिक प्रभाव क्या क्या है। और तीसरा है कि परिवर्तनशीलता, अतीत की घटनाओं का अध्ययन अगर युग के इतिहासकारों द्वारा अपने युग की आवश्यकता के अनुसार व्याख्या की गई है, जैसे दास प्रथा, वरदान, अभिशाप। तो क्या था तीसरा तो भी क्या है कि परिवर्तनशीलता, अतीत की घटनाओं का अध्ययन अलग अलग युग के इतिहासकारों द्वारा अपने युग की आवश्यकता के अनुसार व्याख्या की गई है। अब क्या है अतीत की जो भी घटना घटित हुआ है उसके बारे में जो भी इतिहासकार है वो पढ़ते हैं, वो अपना विचार या प्रकट करते हैं। तो क्या है कि वर्तमान के अनुसार ही करते हैं, अपने अनुसार ही व्याख्या करते हैं कि वो अतीत में अगर कोई घटना घटा है तो क्यों घटा है, किस लिए घटा है। तो क्या है कि वर्तमान में जो उनका परिस्थिति रहती है वो परिस्थिति के अनुसार ही वो चिंतन करते हैं, और चिंतन होता है और वो कोई विचार रख पाते हैं या इतिहास को कोई नई दिशा देते हैं। अब क्या है कि अगला है मान्यताओं में परिवर्तन। अतीत की कई पौराणिक
मान्यताओं को वर्तमान में कोई महत्व नहीं रहा है। इसी प्रकार वर्तमान की प्रामाणिक ऐतिहासिक भी भविष्य में निरर्थक हो जाएगी, जबकि वस्तुनिष्ठता में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या बताया है कि मान्यता में परिवर्तन, इसमें क्या बता रहा है कि भविष्य में कोई निरर्थक हो जाएगी, जबकि वस्तुनिष्ठता के समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तुनिष्ठता में क्या होता है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो है वही रहेगा। और क्या है कि फिर अगला है युगीन आवश्यकता। इतिहासकार इतिहास साक्ष्यों एवं तथ्यों की अपने युग की परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत करता है। और एडवर्ड मेयर ने लिखा है कि इतिहास है लेखन में समसामयिक सामाजिक आवश्यकताओं की प्रसाधना रहती है। अब इसमें क्या बता रहा है कि जो भी इतिहासकार है कि कोई भी इतिहास की अगर मान लीजिए कोई साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, तो क्या है कि अपने अनुसार ही उसको प्रस्तुत करेंगे, अपने वातावरण में के अनुसार ही वो चिंतन कर पाएंगे उसके बारे में। और इसमें क्या है कि जैसे इसमें परिस्थिति दिया है तो सही है कि जो भी इतिहास की मतलब कि तथ्य है उसको परिस्थिति के अनुसार ही वो पेश करेंगे। और क्या है कि वो अपने व्याख्या के अनुसार ही अपने अनुसार ही देंगे। और इसमें क्या है कि एडवर्ड मेयर ने क्या ने लिखा है कि इतिहास लेखन में समसामयिक सामाजिक आवश्यकताओं की प्रसन्नता रहती है। इसमें क्या होता है कि अब जो भी अतीत की जो भी साक्ष्य है तथ्य है उसमें क्या है कि समानता पाई जाती है, एक जैसा नहीं होता है। कोई क्या है कि 1400 ईसा पूर्व का है तो कोई 1500 ईसा पूर्व का है, ये बोला है। अगला है कि सामाजिक वातावरण का प्रभाव। तो ये तो खत्म हो गया दोस्तों। उसके बाद है युगीन युगीन आवश्यकता। युगीन आवश्यकता इतिहासकार ऐतिहासिक साक्ष्यों एवं तथ्यों की अपने युग की, जैसे ये हो गया। आगे बता रहे हैं कोचे ने भी इतिहास को समसामयिक ही स्वीकार किया है, माना कि आत्मा अपने युग के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए, तभी वह इतिहास में समान का सही चित्र प्रस्तुत करता है। कोचरे ने भी क्या माने है कि इतिहास में असमानता ही माने है, क्योंकि क्या है कि कोई क्या है कि प्रथम क्या कोई क्या है कि प्राचीन काल में कोई तथ्य मिलेगा तो कोई मध्यकालीन में तथ्य मिलेगा, कोई क्या है कि 1400 ईसा पूर्व में मिलेगा, कोई 1500 ईसा पूर्व का साक्ष्य मिलेगा। तो क्या है कि ये भी कोचरे नहीं बताया है कि इतिहास में जो भी साक्ष्य मिलते हैं उसमें असमानता पाई जाती है, समानता पाई जाती है। व्यक्तिगत भावना का प्रभाव। व्यक्तिगत भावना का प्रभाव इतिहासकार का दृष्टिकोण व्यक्तिगत भावना और सामाजिक वातावरण आर्थिक परिस्थिति में प्रभावित होती है। इसमें क्या बता रहा है कि जो भी इतिहासकार होते हैं उनका क्या है कि मानसिकता जो है सामाजिक परिवर्तन के अनुसार ही उनका जो मानसिकता है वो परिवर्तन होता है और डेवलप होता है। और क्या है कि परिस्थिति के अनुसार ही उनका चिंतन जो है चिंतन पे प्रभाव पड़ता है, ये बताया। पूर्वाग्रह की भावना जी.एम. ट्रेवेलियन ने इस इतिहास आधार पर यह उल्लेख किया है कि इतिहास में देश और सहानुभूति का होना स्वाभाविक है, रुचि के अनुसार किया गया है कि वर्णन वस्तुनिष्ठ न होकर विषयनिष्ठ होता है। और इसमें क्या बता रहा है कि जी.एम. ट्रेवेनियन ने पूर्वाग्रह की भावना में क्या होता है तो क्या बताते हैं कि इसी आधार पर उल्लेख किया गया है कि इतिहास में जो और देश और सहानुभूति का होना स्वाभाविक है। इसमें क्या बता रहे हैं कि ट्रेवेलियन ने क्या बता रहे हैं इसमें कि इतिहास में क्या है कि देश और सहानुभूति दोनों पाई जाती है। इतिहास में क्या है कि जैसे प्रथम क्या मध्यकाल के जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें क्या है कि द्वेष भावना ज़्यादा गद्दी प्राप्त करने की ज़्यादा लालसा रहता था। जैसे क्या है कि हर्यक वंश में ही जाइए तो क्या है कि
मार देता था गद्दी प्राप्त करने के लिए, पुत्र को ही मार देता था। जैसे अजातशत्रु को उदयन ने हत्या कर दिया था। तो क्या है कि द्वेष और सहानुभूति दोनों पाई जाती है। सहानुभूति की बात करें तो जैसे मौर्य काल में क्या है कि जैसे नंद वंश के शासक धनानंद को मार करके क्या है कि मौर्य वंश का जो मौर्य मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य था, उन्होंने क्या है कि सहानुभूति के साथ ही धनानंद को अंत किया और अपना साम्राज्य विस्तार किया। थैंक यू दोस्तों, इतना ही का